हेलो बच्चों, मैं हूं आपका बायोलॉजी मेंटर अरुण तिवारी। सबसे पहले सभी लोग आ गए हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं आपका बायोलॉजी मेंटर अरुण तिवारी। सबसे पहले आज डॉक्टर्स डे है, सभी लोगों को हैप्पी डॉक्टर्स डे। हम लोग लास्ट क्लास में कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बायोलॉजी ना। तो बायोलॉजी में बायोमॉलिक्यूल पढ़ा था। बायोमॉलिक्यूल में हम लोगों ने लिपिड पढ़ा था कल लास्ट क्लास में, कल वाली क्लास में। तो आज हम लोग उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। बायोमॉलिक्यूल में लिपिड जो पढ़े थे वहाँ पर स्टीरॉल तक हमने पढ़ाया था आपको। मेम्ब्रेन लिपिड कंप्लीट हो गया था, स्टीरॉल मैंने शुरू किया था। सभी लोग आ गए हैं ना? मैं स्टार्ट करूं? मेरा नाम अरुण तिवारी है। मैं ज्वाइंट डायरेक्टर हूं L1 कोचिंग वाराणसी। लास्ट 15 साल से मैं बायोलॉजी के बच्चों को नीट के जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनको मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं। हमारे पढ़ाए हुए बच्चे इंडिया के सभी लगभग मेडिकल कॉलेज में हैं, पहुंच चुके हैं। अगली बारी आपकी है, उसी का प्रयास हम लोग कर रहे हैं ऑनलाइन क्लास के थ्रू। स्टीरॉल में पढ़ा रहा था बच्चों। स्टीरॉल में हमने बताया था स्टीरॉल इज ए लिपिड कंपाउंड एंड इन स्टीरॉल टू पार्ट प्रेजेंट, स्टीरॉल न्यूक्लियस एंड साइड चेन। स्टीरॉल न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ 4 फ्यूज हाइड्रोकार्बन रिंग। 4 फ्यूज हाइड्रोकार्बन रिंग का स्टीरॉल न्यूक्लियस बना होता है। उन 4 में से तीन हाइड्रोकार्बन रिंग जो होते हैं वह रिंग 6 कॉर्नर होते हैं और एक 5 कॉर्नर रिंग होता है। एट साइड चेन अटैच विथ 5 कॉर्नर रिंग। जो साइड चेन होता है वो 5 कॉर्नर रिंग से अटैच होता है। फिर हमने कल ही बताया था कि कई तरह के स्टीरॉल होते हैं। उन सभी स्टीरॉल में एक चीज कॉमन होता है, क्या? स्टीरॉल न्यूक्लियस। ये जो 4 रिंग होते हैं, तीन 6 कॉर्नर और एक 5 कॉर्नर रिंग, ये सभी में कॉमन होते हैं बच्चों। केवल एक साइड चेन होता है जो सभी स्टीरॉल में अलग अलग होते हैं। अब बात आती है सर स्टीरॉल का फंक्शन क्या है। स्टीरॉल का मेन फंक्शन जो होता है, कई तरह के फंक्शंस हैं, लेकिन मुख्य फंक्शन जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जो होता है उसको स्टेबलाइज करता है, उसको सॉलिडिफाई करता है, उसको स्टेबलाइज करता है। हालांकि बैक्टीरिया या मोनेरा में स्टीरॉल नहीं होता, वहां पे स्टीरॉल की तरह एक कंपाउंड होता है। कल हमने उसका नाम बताया था, उसका नाम है होपेनोइड, HOPANOID। होपेनोइड उसका नाम है, होपेनोइड, HOPANOID, होपेनोइड। ये बैक्टीरिया में होता है। बाकी सभी यूकैरियोटिक सेल में स्टीरॉल होता है, कोई ना कोई स्टीरॉल होता है। हमने बताया डिफरेंट तरह के स्टीरॉल, केवल साइड चेन अलग अलग होते हैं, सब में स्टीरॉल न्यूक्लियस कॉमन होता है। कंटिन्यू करते हैं हम। स्टीरॉल में बता रहा था स्टीरॉल, इसमें हमने कई बताए थे टाइप ऑफ स्टीरॉल। टाइप ऑफ स्टीरॉल में पहला हम बताया था आपको, फर्स्ट था कोलेस्टेरॉल। हमने कल बताया था कोलेस्ट्रॉल जो होता है यह कहाँ पाया जाता है बच्चों? ये पाया जाता है एनिमल सेल में। ये एनिमल सेल में होता है, एनिमल सेल में, और पोटैटो में होता है। प्लांट में केवल पोटैटो में पाया जाता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल ह्यूमन बीइंग मतलब एनिमल में होता है, ह्यूमन बीइंग ही नहीं सभी एनिमल में होते हैं। और ये कहाँ पाया जाता है? पोटैटो में पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन क्या है? वही बात जो स्टीरॉल का फंक्शन होता है। कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन होता है बच्चों कि वह प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करता है। क्या करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करता है कोलेस्ट्रॉल, और विटामिन डी की सिंथेसिस करता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में स्किन के अंदर विटामिन डी की सिंथेसिस
सिंथेसिस कोलेस्ट्रॉल करता है। हालांकि कोलेस्ट्रॉल का अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट ब्लड में रहता है तो वह कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे ब्लड कैपिलरी के अंदर, जो ब्लड की वेसल्स होती हैं, ब्लड की जो कैपिलरीज होती हैं, उसके अंदर ये डिपॉजिट हो जाता है। ये ब्लड कैपिलरी के अंदर ये डिपॉजिट हो जाता है कोलेस्ट्रॉल, और डिपॉजिट हो जाने से जो ब्लड वेसल्स का ल्यूमेन होता है वह कम हो जाता है। यहाँ देखो कम हो गया, छोटा वो पतला कम हो गया। यहाँ पे इतना ल्यूमेन था, यहाँ पे इतना ही ल्यूमेन है। तो यह कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन से जो ब्लड प्रेशर बढ़ता है और उस डिजीज को वो नाम देते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। इसको नोट कर लीजिए आप। ड्यू टू हाई अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन ब्लड डिजीज अकर इज नोन एज एथेरोस्क्लेरोसिस। जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है, सबसे पहले डॉक्टर ये बोलते हैं लिपिड प्रोफाइल आप करा के आइए। लिपिड प्रोफाइल में कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट पता चलता है कितना कोलेस्ट्रॉल इनके ब्लड में है। कोलेस्ट्रॉल हालांकि सब में बढ़ता जरूर है। भोजन आप जैसे मान लो फैटी चीज आप ज्यादा खाते हैं तो कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट ब्लड में बढ़ेगा, लेकिन होगा क्या कि बहुत देर तक ब्लड में बढ़ा नहीं रहता, कम हो जाता है। लेकिन अगर बहुत दिनों तक आप कंटिन्यू उसी तरह का लाइफ स्टाइल आपका रहे, फैटी चीज आप ज्यादा कंज्यूम करते हैं, कोलेस्ट्रॉल का फिजिकल वर्क आप नहीं करते और कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता रहता है, हमेशा कंटिन्यू बढ़ा रहता है, तो कोलेस्ट्रॉल जाकर ब्लड वेसल में जाकर डिपॉजिट होने लगता है। और जब ब्लड वेसल में बच्चों डिपॉजिट हो जाता है तो उसका जो ल्यूमेन होता है उसका डायमीटर कम हो जाता है। तो इस डिजीज को क्या नाम देते हैं? एथेरोस्क्लेरोसिस। क्या नाम देते हैं? एथेरोस्क्लेरोसिस। ATHE एथेरोस्क्लेरोसिस इस डिजीज को नाम देते हैं। इसके बाद कहते हैं कोलेस्ट्रॉल का, हमने अभी बताया कोलेस्ट्रॉल का जो फंक्शन होता है वह हमने कहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करता है और विटामिन डी की सिंथेसिस करता है। विटामिन डी की सिंथेसिस कैसे करता है? इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विटामिन डी जो होते हैं वह दो तरह के होते हैं। एक का नाम है, लिख लीजिएगा इसको, सब इंपॉर्टेंट है। एक का नाम है बच्चों कोलीकैल्सिफेरॉल। ये जो कोलेस्ट्रॉल से बनता है इसको कोलीकैल्सिफेरॉल, और इसको डिनोट करते हैं D3 से। और एक होता है अर्गोस्टेरॉल से बनता है, अर्गोकैल्सिफेरॉल उसको बोलते हैं। एंड अदर विटामिन डी which form by अर्गोकैल्सिफेरॉल which form by विटामिन अर्गोस्टेरॉल that is known as अर्गोकैल्सिफेरॉल। विटामिन D2 देख लीजिए, विटामिन डी दो तरह के, D3 और D2। कोलीकैल्सिफेरॉल कोलेस्ट्रॉल से सिंथेसाइज होता है, कोलीकैल्सिफेरॉल, यहाँ D3 हो गया। और अर्गोस्टेरॉल कल हमने बताया था कि अगला जो पॉइंट है, मैं बता भी देता हूं फिर से कि जो अगला पॉइंट है सेकेंड, अर्गोस्टेरॉल। अर्गोस्टेरॉल कहां पाया जाता है? फंजाई में। फंजाई में नोट कर लीजिए, अर्गोस्टेरॉल कहां होता है? फंजाई में। स्टिग्मोस्टेरॉल, स्टिग्मोस्टेरॉल कहां होता है बच्चों? कोकोनट एंड सोयाबीन में, कोकोनट और सोयाबीन में। और चौथा है साइटोस्टेरॉल। साइटोस्टेरॉल प्रेजेंट इन सीरियल प्लांट। जो सीरियल प्लांट होते हैं, अनाज वाली जितनी फैमिली होती है उसमें साइटोस्टेरॉल होता है। तो कोलेस्ट्रॉल कहां होता है? एनिमल सेल और पोटैटो में। अर्गोस्टेरॉल कहां होता है? फंजाई में। स्टिग्मोस्टेरॉल कहां होता है? कोकोनट और सोयाबीन में। और साइटोस्टेरॉल कहां होता है? सीरियल प्लांट में, सीरियल प्लांट में। अब कहते हैं, अभी हमने बताया कि जो विटामिन डी होता है वो दो तरह का होता है, D3 और D2। जो कोलेस्ट्रॉल से जो बनता है उसको कोलीकैल्सिफेरॉल बोलते हैं, यह ह्यूमन के स्किन में बनता है विटामिन D3। और जो अर्गोस्टेरॉल से बनता है उसको अर्गोकैल्सिफेरॉल बोलते हैं, जिसको बोलते हैं विटामिन D2। तो विटामिन D2 अर्गोकैल्सिफेरॉल हुआ, और विटामिन D3 इसको याद रखिएगा, ये आता है क्वेश्चन कि D2 कौन सा है, D3 कौन सा है, आपको याद रखना पड़ेगा इसको। तो D3 किसको बोलते हैं? कोलीकैल्सिफेरॉल को। और D2 किसको बोलते हैं? अर्गोकैल्सिफेरॉल को। ठीक है। जो फूड आइटम्स होते हैं, हाँ कोलेस्ट्रॉल ये तो पूछता है, बायोमॉलिक्यूल का ही पार्ट है। ये IIT हो चाहे मेडिकल हो, सभी एग्जाम में आता है, केमिस्ट्री में भी आ सकता है, बायोलॉजी में तो आएगा ये।
तो कोलिकैल्सिफेरॉल कोलेस्ट्रॉल से D3 बनता है, अर्गोकैल्सिफेरॉल जैसे अमूल स्प्रे होता है, पाउडर वाला जो दूध होता है, या जो भी इस तरह के प्रोडक्ट होते हैं जहां लिखा रहता है विटामिन डी, तो विटामिन डी में जो क्वेश्चन है कि फूड आइटम जो होते हैं उसमें कौन सा विटामिन ऐड होता है, D3 की D2, तो याद रखिएगा इन फूड आइटम D2 ऐड होता है बच्चों। कौन सा ऐड होता है? D2 ऐड होता है। फूड आइटम में कौन सा विटामिन डी ऐड होता है? D2, विटामिन D2। इसको आप नोट कर लें। चलो, ये तो हुआ स्टीरॉल की बातचीत। हाँ, बाइल साल्ट होता है, बाइल साल्ट, यह भी कोलेस्ट्रॉल से बनता है। बाइल साल्ट किससे बनता है? कोलेस्ट्रॉल से। बाइल साल्ट का भी फॉर्मेशन कोलेस्ट्रॉल से होता है। आगे बढ़ते हैं। वैक्स, अगला है बच्चों जो आपको लिपिड में पढ़ना है, वो है वैक्स, WAX, वैक्स। वैक्स क्या है? वैक्स इज ए स्टीरॉल। वैक्स हालांकि लिपिड नेचर का ही होता है। वैक्स यार, मोम हिंदी में बोलते हैं, वैक्स अंग्रेजी में बोलते हैं। जो कैंडल वैक्स होता है, मोमबत्ती जिसको बोलते हैं, या बहुत से जो आप क्रीम यूज करते हैं उसका जो बेस होता है वैक्स का बना होता है ना। तो वैक्स जो होता है वो स्मूथ बनाता है, चीजों को चिकना बनाता है, स्मूथ बनाता है। और वैक्स बना किस चीज का होता है? ध्यान से सुनिए। इट इज मेड अप ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनो माने एक OH ग्रुप होगा। वैक्स इज मेड अप ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल एंड सैचुरेटेड फैटी एसिड। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल एंड सैचुरेटेड फैटी एसिड। it is ester of monohydric alcohol and saturated fatty acid। तो इट इज एस्टर ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ए मोनोहाइड्रिक एल्कोहल और सैचुरेटेड फैटी एसिड से बनता है। इट इज मेड अप ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल एंड सैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के हेल्प से, इन दोनों के रिएक्शन से वैक्स का फॉर्म। याद रखिएगा सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। आप कभी देखे होंगे कैंडल वैक्स सबसे आसानी से आपको दिख जाता है। हालांकि वैक्स कई तरह के होते हैं, अभी बताएंगे। ध्यान से सभी लोग इधर ध्यान दें। कैंडल होता है, मोमबत्ती होता है ना, सब लोग जानते होंगे कैंडल। हालांकि उसमें पैराफिन वैक्स होता है। उसमें क्या होता है? पैराफिन वैक्स होता है। वो जो हाइड्रोकार्बन होता है उसमें स्टेरिक एसिड मिला होता है कैंडल वैक्स में। अब कहते हैं कि फैटी एसिड जो वैक्स में यूज होता है वो कितना अच्छा सैचुरेटेड फैटी एसिड है, यही डिपेंड करता है कि वह मोमबत्ती या वह कैंडल कितना देर तक जलेगा। जैसे आप देखे होंगे बहुत से ऐसे कैंडल मिलता है, जैसे बिग बाजार या स्पेंसर इस तरह के स्टोर में मोटा मोटा कैंडल होता है ना, लोग उसको सजाने, घर में सजाने की में यूज करते हैं। या बहुत से रेस्टोरेंट होते हैं उसमें कैंडल जला देते हैं ना वो टेबल पर, और वो कैंडल जो होता है बहुत दिनों तक जलता है, मतलब वो जल्दी खत्म नहीं होता, क्योंकि उसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होती है। तो उसमें जो फैटी एसिड यूज किया गया रहता है ना, वो बहुत ज्यादा सैचुरेटेड होता है। और आप देखो सबसे घटिया तरह का जो मोमबत्ती आता है, कैंडल आता है, वो दिवाली के समय आता है, दीपावली के समय। अब अगर आपका लंबा सा छत है और आप बड़ा साल भर से, पूरे साल से आप मन लगाए थे कि यार इस बार दीपावली में हम पूरा घर अच्छे से सजाएंगे, आप गए मार्केट से ढेर सारा कैंडल खरीद कर लाए, और आप ऐसे मान लो बाउंड्री है, इस बाउंड्री के इस कोने से आप स्टार्ट किए कैंडल को जलाना, और पता चला यहाँ कैंडल जलाते जलाते दूसरे कोने पर आप पहुंचते हैं तो पीछे देखते हैं तो कैंडल बुझ चुकी होती है, खत्म हो चुका होता है, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, तुरंत वो खत्म हो जाता है।
तो इसका मतलब कोई भी कैंडल कितना देर तक जलेगा यह डिपेंड करता है कि उसमें जो फैटी एसिड है वो कितना सेचुरेटेड है। जितना ज्यादा सेचुरेटेड होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। ये बात आपको पता है कि फैटी एसिड का सेचुरेशन जितना ज्यादा रहता है, मतलब उसमें डबल बॉन्ड एकदम नहीं रहे, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो जो कैंडल होता है उसमें सेचुरेटेड फैटी एसिड का यूज होता है। जो वैक्स होता है ये कई तरह के होते हैं। वैक्स इज मेड अप ऑफ एस्टर ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल एंड सैचुरेटेड फैटी एसिड। वैक्स जो होते हैं बच्चों कई तरह के होते हैं। बीज वैक्स, मधुमक्खी का छत्ता देखे होगे, हाइव्स, मधुमक्खी बीज का, HIV हाइव्स, हाइव्स मधुमक्खी का छत्ता, हाइव्स। उसको कभी टच किए हो? अरे उसमें मधुमक्खी न रहे तब टच किए हो उसको, ऐसे ऐसे। कितने लोग टच किए हो? मधुमक्खी के छत्ते को कितने लोग टच किए हो? देखोगे, टच करोगे, चिकना लगेगा वो, हाथ में ऐसे सफेद सफेद लग भी जाता है। अच्छा, इतने लोग टच किए हो? क्यों टच किए थे यार? मधुमक्खी उसमें न रहे, बीज अगर न रहे तब उसको कहीं गिरा हुआ पड़ा रहता है तो उसको टच करोगे तो आपको चिकना लगता है ना। क्यों चिकना होता है? क्योंकि वैक्स होता है, बीज वैक्स। और उसका कनिष्का नहीं टच की है, तो आप अंकिता भी नहीं की है, बहुत लोग नहीं किए हैं। तो अगर उसमें मधुमक्खी न रहे तब आप टच करिएगा तो आप देखेंगे कि वो बहुत चिकना होता है, वो बीज वैक्स होता है। जितना आप क्रीम, फाउंडेशन, प्री फाउंडेशन जितना आप यूज करते हो पर डे, उन सभी चीजों में मैक्सिमम जो स्मूथिंग एजेंट होता है वो बीज वैक्स होता है। और जो कॉस्टली थोड़ा होता है क्रीम, उसका जो बेस बनाते हैं स्मूथ बनाने के लिए, वो किसको यूज करते हैं? बीज वैक्स का यूज करते हैं। बहुत कॉस्टली होता है, बहुत बीज वैक्स। और बीज वैक्स जो होता है बना किस चीज का होता है? ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। इट इज मेड अप ऑफ मेरिसिल एल्कोहल, मेरिसिल एल्कोहल, ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, मेरिसिल एल्कोहल एंड पामिटिक एसिड, ये फैटी एसिड है, नोट कर लीजिए। बीज वैक्स इज मेड अप ऑफ मेरिसिल एल्कोहल एंड पामिटिक एसिड। इट इज मेड अप ऑफ मेरिसिल एल्कोहल एंड पामिटिक एसिड। तो बीज वैक्स ये किस चीज का बना होता है? मेरिसिल एल्कोहल का, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, और पामिटिक एसिड का। लिख लो, इसको नोट कर लीजिए। बीज वैक्स इज मेड अप ऑफ मेरिसिल एल्कोहल एंड पामिटिक एसिड। नोट कर लिए आप? इसी का बना होता है बीज वैक्स, मेरिसिल एल्कोहल एंड पामिटिक एसिड। नोट कर लें सभी लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया बच्चों? मेरिसिल एल्कोहल एंड पामिटिक एसिड का एस्टर होता है बीज वैक्स। नेक्स्ट, कैंडल वैक्स। अभी हमने बताया कैंडल, मोमबत्ती वाला। कैंडल वैक्स इज मेड अप ऑफ पैराफिन वैक्स एंड इसमें मिला दिया जाता है स्टेरिक एसिड। पैराफिन वैक्स और इसमें क्या मिला देते हैं? स्टेरिक एसिड इसमें मिला देते हैं। पैराफिन वैक्स और स्टेरिक एसिड, इसको भी नोट कर लीजिए। पैराफिन वैक्स एंड स्टेरिक एसिड।
हो गया? पैराफिन वैक्स एंड स्टेरिक एसिड। ओके। एक होता है बच्चों आइसोप्रिनॉइड। आइसोप्रिनॉइड मीन्स आइसोप्रीन यूनिट का बना होता है। इट इज मेड अप ऑफ आइसोप्रीन यूनिट एंड आइसोप्रीन का फार्मूला होता है, मैं यहां नोट कर रहा हूं, आप नोट करिए। आइसोप्रीन का फार्मूला क्या होता है? आइसोप्रीन, इसका फार्मूला है, लिख लो, C5H8। क्या फार्मूला है? C5H8। और इसी का पॉलीमर होता है, उसको हम नाम देते हैं, पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट इज नोन एज आइसोप्रीनॉइड। सॉरी, आइसोप्रीनॉइड क्या बोलते हैं? आइसोप्रीनॉइड बोलते हैं। एक कहो तो सर इसका एग्जाम्पल है बच्चों नेचुरल रबर, दूसरा है विटामिन ए, कैरोटीन, लिख लो इसको, और अगला है फाइटोल टेल ऑफ क्लोरोफिल। ये है नेचुरल रबर, विटामिन ए, कैरोटीन और फाइटोल टेल ऑफ क्लोरोफिल। ये सब किसके बने होते हैं? आइसोप्रीन के बने होते हैं। हाँ बिल्कुल, यह लिपिड ही है, उत्कर्ष। लिख लो इसको, जल्दी जल्दी लिखो। एक चीज इसमें मैं बताना सोच रहा हूं, बताऊं या ना बताऊं, क्योंकि आपके किताबों में नहीं मिलेगा, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको कनिष्का पैराफिन वैक्स इज ए हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन बस आप जान लीजिए, हाइड्रोकार्बन होता है, उसमें स्टेरिक एसिड मिक्स कर देते हैं। बता ही देता हूं। एक होता है, एक टर्म आता है बच्चों, पहले मैं पूछूंगा कितने लोग नाम सुने हैं इसका। आइकोसोनाइड्स, नोट कर लो, हेडिंग डालिए अपने नोट्स में, आइकोसोनाइड्स, EICOSONOIDS, आइकोसोनाइड्स। दिस इज ए डेरिवेटिव ऑफ एराकिडोनिक एसिड, दिस इज ए डेरिवेटिव ऑफ एराकिडोनिक एसिड। एराकिडोनिक एसिड के डेरिवेटिव से को ही आइकोसोनाइड्स बोलते हैं। डेरिवेटिव ऑफ एराकिडोनिक एसिड, एराकिडोनिक एसिड के डेरिवेशन से क्या बनता है? आइकोसोनाइड्स। इसको कितने लोग जानते हो? ये एराकिडोनिक एसिड जो आप पढ़े थे 20 कार्बन का इसेंशियल फैटी एसिड होता है, इसी के डेरिवेशन से इसका फॉर्मेशन होता है, आइकोसोनाइड्स का फॉर्मेशन होता है। नहीं सुने हैं? नहीं बेच जी, अमीनो एसिड नहीं है भाई, एराकिडोनिक एसिड फैटी एसिड है। बता देता हूं मैं इसको बता देता हूं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। आइकोसोनाइड्स क्या है? डेरिवेटिव ऑफ एराकिडोनिक एसिड। बताता हूं, आइकोसोनाइड्स जो होते हैं बच्चों 3 तरह के होते हैं, 5 मिनट लगेगा, बता देता हूं। प्रोस्टाग्लैंडिन, इसका तो नाम सुने होंगे। दूसरा होता है ल्यूकोट्राइइन, अगला होता है थ्रोम्बोक्सिन। ये 3 होते हैं, ये 3 आइकोसोनाइड्स हैं। कौन कौन? प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टेट ग्लैंड में सबसे पहले देखा गया था, इसलिए इसको प्रोस्टाग्लैंडिन बोलते हैं। लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड तो मेल में होता है, लेकिन प्रोस्टाग्लैंडिन मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है। सबसे पहले प्रोस्टेट ग्लैंड में देखा गया, इसलिए नाम प्रोस्टाग्लैंडिन रख दिया गया, प्रोस्टेट से। ल्यूकोट्राइन और थ्रोम्बोक्सिन। प्रोस्टाग्लैंडिन का जो काम होता है बच्चों, इसका लिख लीजिए, यूटेराइन मसल कॉन्ट्रैक्शन, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स।
लिख लीजिए, ज्योति लिख लो। प्रोस्टाग्लैंडिन का फंक्शन क्या होता है? पहला लिखिए, सभी लोग नोट करिए, यूटेराइन मसल कॉन्ट्रैक्शन। यूटेरस जो होता है उसमें जो मसल्स होता है उसमें कॉन्ट्रैक्शन प्रोस्टाग्लैंडिन ही बढ़ाता है। तो लिख लीजिए यूटेराइन मसल कॉन्ट्रैक्शन, प्रोस्टाग्लैंडिन का काम फंक्शन ही पूछता है। ये तीनों आइकोसोनाट्स हैं, तीनों एराकिडोनिक एसिड से ही बनते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन का क्या काम है? यूटेराइन मसल कॉन्ट्रैक्शन, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड यूटेराइन मसल कॉन्ट्रैक्शन, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स। जैसे आपको चोट लग जाता है तो वहां फूल जाता है, उसको इंग्लिश में इन्फ्लामेशन बोलते हैं। तो जो इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स होता है ना, वह इसी प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से आता है। तो तीन फंक्शन कौन कौन? यूटेरस का यूटेराइन मसल कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा होता है स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, और तीसरा होता है, थर्ड होता है कौन सा? इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। नहीं मधु, पेन तो अलग चीज होता है, दर्द अलग चीज होता है। और यह इससे क्या होता है, जैसे कहीं चोट आपको लगती है तो वहां देखो फूल जाता है, फूलना, मास्ट सेल वहां इकट्ठे हो जाते हैं। अगर बॉडी को उसको लगता है कि जैसे सैनिक होते हैं तो सैनिक सभी एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि सैनिक एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं इसलिए वो एरिया फूल जाता है। घर में, गांव में आप देखते हो हल्दी प्याज वगैरह रखना शुरू कर देते हैं, वैसे नहीं भी रखोगे तो भी अपने आप कुछ देर में सही हो जाता है, 1-2 दिन में। तो उसको जो इन्फ्लामेशन होता है वो इसी की वजह से होता है। एलर्जी, किसी चीज से आपको एलर्जी है, बॉडी रिस्पॉन्स करती है, एलर्जी का जो रिस्पॉन्स होता है ये प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से होता है। तो आप लिख सकते हैं यूटेराइन मसल कॉन्ट्रैक्शन, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड इन्फ्लामेशन मान फूलना, स्वेलिंग होना, इन्फ्लामेटरी एंड एलर्जिक रिस्पॉन्स। जो एलर्जी का रिस्पॉन्स आता है इसी की वजह से आता है, प्रोस्टाग्लैंडिन का काम हुआ। अगला है ल्यूकोट्राइन, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। ल्यूकोट्राइन क्या करता है? यह जो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया के चारों तरफ मसल्स होते हैं। यह रेस्पिरेटरी ट्रैक जो सांस लेने वाली नली होती है उसमें जो मसल्स होते हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन को रेगुलेट करता है। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जो मसल्स होते हैं उनको रेगुलेट करता है कौन? ल्यूकोट्राइन। तो आप लिख लीजिएगा, दे रेगुलेट मसल्स ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जो मसल्स होते हैं उनको रेगुलेट करता है ल्यूकोट्राइन। अगला है थ्रोम्बोक्सिन, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, थ्रोम्बोक्सिन। थ्रोम्बोक्सिन क्या करता है? पहला तो इसका फंक्शन आप समझिए। थ्रोम्बोक्सिन जो होता है वह जैसे कहीं आपको कट गया ना तो वहां ब्लड निकलने लगता है, तो ब्लड का फ्लो उस एरिया में जहां इंजरी हुई है, जहां चोट लगा है, उस एरिया में ब्लड का फ्लो कम हो, इसको ये रेगुलेट करता है। तो ब्लड के फ्लो को एक कम करता है, जीरो तो नहीं करता, लेकिन जिस रेट से ब्लड फ्लो कर रहा होता है उस रेट से फ्लो नहीं होता। तो ब्लड के फ्लो को क्या करता है? लो करता है थ्रोम्बोक्सिन। दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि यह जो आपका ब्लड की क्लॉटिंग होती है, खून जम जाता है, ब्लड की क्लॉटिंग में यह हेल्प करता है। अगर ये ना रहे तो ब्लड की क्लॉटिंग लेट से होगी, तो ब्लड के क्लॉटिंग में हेल्प करता है। दूसरा क्या हमने बताया? ब्लड के क्लॉटिंग में हेल्प करता है। और फिर उसके पहले क्या हमने बताया कि यह जहां इंजरी होता है वहां पर इंजरी वाले पोर्शन में ब्लड के फ्लो को कम करता है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, यह म्यूकस की सिंथेसिस करता है। ये जो थ्रोम्बोक्सिन है ये क्या करता है? म्यूकस की सिंथेसिस करता है। म्यूकस जैसे आप खाना खाते, आपके ब्लड में जो HCl सिक्रीट होता है उसका पीएच कितना होता है? 1 या 2 होता है। एक पीएच का मतलब बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, लेकिन आपके पेट के अंदर कोई घाव नहीं होता। क्यों? क्योंकि भोजन करने के पहले HCl सिक्रीट होने के पहले म्यूकस सिक्रीट हो जाता है। और जो म्यूकस होता है आपके अंदर जो ल्यूमेन होता है जहां भोजन जाता है वह उसके दीवार के चारों तरफ म्यूकस पहले लग जाता है। और म्यूकस के होने की वजह से जो HCl सिक्रीट होता है वो डायरेक्ट स्टमक के वाल के कांटेक्ट में नहीं आता, इसी म्यूकस के वजह से। HCl आपके पेट को बचा के रखता है। तो म्यूकस की सिंथेसिस कौन करता है? थ्रोम्बोक्सिन करता है।
नहीं अचल, वो दिखता नहीं है, दिखेगा नहीं, थ्रोम्बोक्सिन बाहर नहीं आता, वो अंदर ही काम करता है। तो म्यूकस की सिंथेसिस होती है ना, म्यूकस। अब बात आती है सर कि जैसे जितने आप दर्द निवारक दवा खाते हैं, एनाल्जेसिक ड्रग उसको बोलते हैं, एनाल्जेसिक ड्रग जितना खाते हैं, चाहे सर दर्द हो, बदन दर्द हो, पेट दर्द हो, कोई दर्द हो, जितनी दर्द की आप दवा खाते हो, वो सभी दर्द की दवाएं का एक साइड इफेक्ट होता है बहुत खतरनाक। इसीलिए अच्छा मेडिकल डॉक्टर होते हैं वो हमेशा दवा खाने से परहेज बोलते हैं, दवा मत खाइए, थोड़ा बहुत रहे तो दवा आप टॉलरेट करिए, सही हो जाएगा, गर्म पानी पी लीजिए। लेकिन लोग दवा खा लेते हैं और जितने एनाल्जेसिक ड्रग होते हैं बच्चों, वो सभी थ्रोम्बोक्सिन के बनने को रोकते हैं। इसका मतलब कंटिन्यू आप दर्द निवारक दवाएं खाते रहेंगे तो थ्रोम्बोक्सिन का जो बनना होता है वह कम होता रहेगा, और जब थ्रोम्बोक्सिन का बनना कम होता रहेगा तो म्यूकस की सिंथेसिस नहीं होगी, और जब म्यूकस की सिंथेसिस नहीं होगी तो जो आपका स्टमक का अंदर का वाल है वहां पर यह सीएल डायरेक्ट कांटेक्ट में जाएगा, उसको पेप्टिक अल्सर करा देता है। पेट का जो घाव होता है इसी की वजह से होता है पेप्टिक अल्सर। एक दवा होती थी डिस्प्रिन, उसका केमिकल नेम है एस्पिरिन, एस्पिरिन होता है, वह बहुत खतरनाक, इसीलिए उसको बैन कर दिया गया। उसको लीगली उसको बेचना या खरीदना दोनों गड़बड़ है, क्योंकि वह थ्रोम्बोक्सिन के बनने को कम नहीं कर, बल्कि थ्रोम्बोक्सिन के बनने को रोक देता है। इसलिए जो डिस्प्रिन दवा होती है, सर दर्द की बहुत अच्छी दवा मानी जाती थी, वह थ्रोम्बोक्सिन के बनने को रोक देता है, इसलिए उसको बैन कर दिया गया। तो ये बच्चों अभी तक आपने जो पढ़ा वो लिपिड था, लिपिड एक खत्म हुआ पूरी तरह से। जो लिपिड में चीजें आपको पढ़नी थी सारा चीज हमने बता दिया। तो बायोमॉलिक्यूल में दो चीजें आपने खत्म कर लिए हैं हम लोग, कौन कौन? कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट हो गया, लिपिड कंप्लीट हो गया। अगला जो हम लोग पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे अमीनो एसिड। अमीनो एसिड का ही पॉलीमर होता है जिसको हम नाम देते हैं प्रोटीन। तो अमीनो एसिड माइक्रो मॉलिक्यूल है और प्रोटीन मैक्रो मॉलिक्यूल है, बड़ा मॉलिक्यूल, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, मैक्रो मॉलिक्यूल है। तो प्रोटीन हम लोगों को पढ़ेंगे, सॉरी अमीनो एसिड पढ़ेंगे, फिर अमीनो एसिड के बाद प्रोटीन पढ़ेंगे, फिर प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद न्यूक्लिक एसिड आएगा, उसके बाद एंजाइम आएगा। तो अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्विज करेंगे, और क्विज करने के बाद अमीनो एसिड को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास मतलब हमारी क्लास अब मंडे को होगी, मंडे को अब हम लोग अमीनो एसिड, आप लोग सभी लोग बढ़िया से पढ़ के आइएगा, आज समय नहीं है। अभी हम लोग क्विज करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, लिपिड पर ही सारा क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं, क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अगर टाइम, अभी क्वेश्चन करते करते टाइम बचेगा तो फिर हम अमीनो एसिड पढ़ाएंगे, नहीं तो मंडे को अमीनो एसिड पढ़ाएंगे। हाँ, इस संडे को मैं आपको बोला था, इस संडे को टेस्ट है आप लोगों का। 90 क्वेश्चन मैं दिया हूं, लिपिड पूरा आएगा, उसमें कार्बोहाइड्रेट आएगा और सेल बायोलॉजी पूरा रहेगा। तो पूरा कंप्लीट सेल बायोलॉजी आप रिवाइज करिए। जो बच्चों का छूटा हुआ है, रिकॉर्डेड वीडियो होगा ऐप में, आप रिकॉर्डेड वीडियो जाकर देख लीजिए। मेरा सेल बायोलॉजी कंप्लीट करिए, 17 लेक्चर में है। उसके बाद 5 लेक्चर, मतलब आज तक जो हमने पढ़ाया लिपिड, बायोमॉलिक्यूल में लिपिड तक, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट कर लीजिए। कई लोगों को मैं देख रहा था लेक्चर नंबर 3 बहुत कम बच्चे देखे हैं, इसका मतलब आप नहीं देखे हैं, इसलिए वो कम व्यू दिखा रहा होगा। तो आप सभी बच्चे, जिन बच्चों का छूटा होगा उसको जरूर कंप्लीट कर लें, क्योंकि टेस्ट में मैं नाम लेकर बच्चों को बुलाऊंगा, आपको बोलूंगा। मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि अगर आप 90 क्वेश्चन में बायोलॉजी में दूंगा, 90 में आप फिर 85 के नीचे अगर आपका क्वेश्चन सही हुआ, कम से कम हम 5 क्वेश्चन का रिलैक्सेशन आपको दे रहे हैं। 5 क्वेश्चन नहीं आता है तो मैं ज्यादा नहीं आपको बोलूंगा, लेकिन 90 में से 85 क्वेश्चन करना मस्ट है। आप लोगों को प्रॉमिस करना होगा, आप लोगों को 90 में से 85 क्वेश्चन करना होगा संडे को जो ऑनलाइन टेस्ट है आप लोगों का, ठीक है ना। तो हम लोग क्वेश्चन करते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 1, सभी बच्चे ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 1, जल्दी जल्दी आंसर, 5 सेकंड के अंदर आपको आना चाहिए आंसर। क्वेश्चन नंबर
नंबर 1, सभी बच्चे ध्यान दें। Phyte and their derivative are called Phyte and derivative are called steroids. सॉरी, Phyte and their derivative lipid. सॉरी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी आंसर होगा। नेक्स्ट, इन कॉन्टेक्ट ऑफ वाटर फैटी एसिड प्रोड्यूस। कल मैंने बताया था वाटर के ऊपर अगर हम फैटी एसिड को स्प्रे कर देते हैं तो कितने लेयर बनते हैं? सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बताओ, जल्दी से फटाक से बताओ सभी बच्चे। यस, करेक्ट, सभी बच्चे सही किए, मोनोलेयर होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, फॉस्फोलिपिड आयन कांटेक्ट विथ वाटर प्रोड्यूस। क्वेश्चन नंबर 3 बताओ बच्चों जल्दी से। धीरज शर्मा, क्या दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत हो तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए जल्दी से। बिल्कुल सही है, मोनोलेयर। नेक्स्ट, न्यूट्रल फैट आर प्रोड्यूस्ड बाय। न्यूट्रल फैट किससे बनता है? न्यूट्रल फैट आर प्रोड्यूस्ड बाय। फोर का डी, करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट, कैंडल आर मेड अप फ्रॉम, अभी बताया मैं। कैंडल किस चीज का बना होता है? क्वेश्चन नंबर 5, सही है, काफी बच्चे आंसर दे रहे हैं, एकदम सही है। नहीं, आईआईटी वालों का टेस्ट संडे को नहीं है, केवल मेडिकल के बच्चों का है। नेक्स्ट, वैक्स आर एस्टर्स ऑफ हायर फैटी एसिड विथ लॉन्ग चेन ऑफ। जल्दी से बताओ बच्चों, आज ही पढ़ाया मैं, अभी 10 मिनट पहले पढ़ाया हूं।
नहीं, ग्लिसरॉल एल्कोहल होता है मनीष कुमार, ग्लिसरॉल एल्कोहल होता है। ए होगा, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल और सैचुरेटेड फैटी एसिड से वैक्स बनता है ना, तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा होगा? ए आंसर होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैक्स? सी आंसर। नेक्स्ट, लेसिथिन एंड सिफेलिन आर, लेसिथिन एंड सिफेलिन आर क्या है? लेसिथिन और सिफेलिन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्लास में कल ही तो पढ़ाए थे, लेसिथिन और सिफेलिन क्या था? फास्फोलिपिड था। 8 का बी फास्फोलिपिड था। अगर कोलिन अटैच होता था कार्बोहाइड्रेट से, फास्फेट से अगर कोलिन अटैच होता था तो उसको हम लेसिथिन बोलते हैं, इथेनोलाइमिन अटैच होता था तो सिफेलिन बोलते हैं। नेक्स्ट, बीज वैक्स, बीज वैक्स क्या है? 9 का, क्वेश्चन नंबर 9। अरे बीज वैक्स मेरिसिल एल्कोहल और पामिटिक एसिड से बनता है ना, उसी को मेरिसिल पामिटेट बोल देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का ये मेरिसिल पामिटेट। नेक्स्ट, लिपिड मॉलिक्यूल इन सेल मेम्ब्रेन आर, हाँ हर्षित, इस पे वो टाइपिंग मिस्टेक है। अर्जुन प्रजापति, उसको याद करना होगा, उसमें कुछ डिस्कस क्या कर, उसमें नहीं कर सकते, वो कंटेंट है, उसको याद रखना होगा। अब किसी का नाम है तो नाम पर क्या डिस्कस करेंगे, नाम को तो याद ही रखना होगा ना। एम्फीपैथिक मतलब, इसमें एम्फीपैथिक का मतलब होता है पोलर और नॉन पोलर दोनों पोर्शन पाया जाता है। हाइड्रोफिलिक हेड होता है, हाइड्रोफोबिक टेल होता है। स्टेरॉइड्स आर प्रोटीन, मॉडिफाइड लिपिड, एस्टर एंड मिक्स्ड ट्राइग्लिसराइड। स्टेरॉइड क्या है? क्वेश्चन नंबर 11।
मॉडिफाई लिपिड, बी आंसर। तो 5-10 मिनट हमारे पास है, हम लोग अमीनो एसिड आज स्टार्ट ही कर लेते हैं। ठीक है, अमीनो एसिड क्या है बच्चों, सभी लोग ध्यान दें। मैं थोड़ा सा 5 मिनट बचा है अपने पास, 10 मिनट हमारे पास है, तो अमीनो एसिड के बारे में हम पढ़ाते हैं। ध्यान दें सभी लोग, चैट वगैरह ना करें। अमीनो एसिड क्या है? दिस इज ए, इसका डेफिनेशन है अमीनो एसिड का, दिस इज ए कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज ए कार्बोक्सिलिक एसिड विथ अमीनो ग्रुप। अमीनो एसिड को डिफाइन करते हैं, लिख लीजिएगा, अमीनो एसिड हेडिंग डालो, लिखो अमीनो एसिड इज कार्बोक्सिलिक एसिड विथ अमीनो ग्रुप। अमीनो ग्रुप के साथ जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसी को अमीनो एसिड कहा जाता है। एक टिपिकल अमीनो एसिड का जो स्ट्रक्चर है वह मैं आपको बता रहा हूं। देखिए COOH है, इधर अमीनो ग्रुप अटैच है NH2, इधर एल्किल ग्रुप अटैच है, इधर हाइड्रोजन अटैच है। ये एक अमीनो एसिड ये है। तो अमीनो एसिड में अमीनो ग्रुप है, NH2 ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, हाइड्रोजन है एंड एल्किल ग्रुप है। एल्किल ग्रुप है, यस मनीष कुमार, स्ट्रॉल इज स्टेरॉइड, एल्किल ग्रुप है। कहते हैं कि कोई भी अमीनो एसिड हो, उन सभी अमीनो एसिड में ये 3 चीजें, अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और हाइड्रोजन कॉमन रहता है, सभी में पाया जाएगा। ये अमीनो ग्रुप होना मस्ट है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होना मस्ट है, हाइड्रोजन का होना मस्ट है। तो सभी में तो अमीनो एसिड को अक्सर सब चीजें सेम ही हैं, तो अलग अलग कैसे होते हैं? एल्किल ग्रुप सभी में अलग अलग होता है। जो R ग्रुप है जिसको एल्किल ग्रुप बोलते हैं, और एल्किल ग्रुप इज डिफरेंट इन डिफरेंट अमीनो एसिड। जितने अमीनो एसिड होते हैं उन सभी में एल्किल ग्रुप जो होते हैं वह अलग अलग होते हैं, डिफरेंट तरह के अमीनो एसिड। अमीनो एसिड दुनिया अभी तक नेचर में 300 से ज्यादा, 300 मोर देन 300 अमीनो एसिड डिस्कवर्ड इन नेचर। नेचर में 300 से ज्यादा अमीनो एसिड पाए जाते हैं। वो अलग की बात है कि हमारे बॉडी में उन 300 की जरूरत नहीं होती। हमारे बॉडी में जो प्रोटीन होता है वो 20 अमीनो एसिड्स के बने होते हैं। तो डिफरेंट अमीनो एसिड में क्या अलग अलग होता है बच्चों? एल्किल ग्रुप। यहां एक चीज आपको दिखेगा कि यहां जो कार्बन है, ये कार्बन देखो अल्फा एसिमेट्रिक कार्बन है क्या? इस कार्बन को देखो, एसिमेट्रिक कार्बन है क्या? एसिमेट्रिक, जैसे आप कार्बोहाइड्रेट में पढ़ रहे थे, एसिमेट्रिक कार्बन का मतलब कार्बन के चारों बॉन्ड अलग अलग ग्रुप से जुड़े रहने चाहिए। तो क्या अमीनो एसिड में जो एक कार्बन है, यह कार्बन क्या एसिमेट्रिक है क्या? ये कार्बन एसिमेट्रिक है? तो बोलोगे सर देखते हैं, चारों बॉन्ड से देखो अलग अलग ग्रुप अगर होगा तो एसिमेट्रिक होगा। तो यहाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यहाँ अमीनो ग्रुप है, यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ एल्किल ग्रुप है। तो चारों ग्रुप अलग अलग हुए, और क्योंकि चारों ग्रुप अलग अलग है इसलिए यह कार्बन कैसा होगा? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन कहिए चाहे एसिमेट्रिक कार्बन कहिए, अल्फा कार्बन कहिए चाहे एसिमेट्रिक कार्बन कहिए। इसका मतलब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जहां पर एसिमेट्रिक कार्बन होता है वह ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टीरियो आइसोमर जरूर शो करता है। इसका मतलब यहां पर भी डी फार्म, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लियो रोटेटरी होगा जैसे कि कार्बोहाइड्रेट में था, क्योंकि यहां पर कायरल कार्बन है या आइसोमेट्रिक कार्बन है इसलिए। और कहोगे सर कार्बोहाइड्रेट में तो एसिमेट्रिक कार्बन से OH ग्रुप जो अटैच होता था वही डिसाइड करता था कि वो डी फार्म है कि एल फार्म। अगर OH ग्रुप राइट हैंड साइड होता था तो उसको हम बोलते थे डी फार्म, अगर OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड होता था उसको बोलते थे एल फार्म। लेकिन यहां पर OH ग्रुप तो नहीं है, तो यहां कौन डिसाइड करता है डी फार्म एल फार्म? तो यहां अमीनो ग्रुप डिसाइड करता है डी फार्म एल फार्म। अगर NH2 ग्रुप मतलब अमीनो ग्रुप राइट हैंड साइड में होगा तो उसको बोलेंगे डी फार्म, अगर लेफ्ट हैंड साइड में होगा तो उसको क्या बोलेंगे? एल फार्म। फिलहाल अभी ये कौन सा फार्म है? ये लेफ्ट साइड में है इसलिए क्या होगा? एल फार्म। तो जितने नेचुरल अमीनो एसिड्स होते हैं, जो नेचर में अमीनो एसिड पाए जाते हैं, वो सभी के सभी नेचुरल अमीनो एसिड कैसे होते हैं? एल फार्म होते हैं, लियो रोटेटरी होते हैं, एल फार्म होते हैं।
तो यल फॉर्म होगा। जितने अमीनो एसिड्स होंगे वो सभी कैसे होते हैं, यल फॉर्म होते हैं। तो यल फॉर्म है। तो जितने अमीनो एसिड होते हैं सब स्टीरियोआइसोमर शो करते हैं। अमीनो ग्रुप डिसाइड करता है कि डी फॉर्म है कि यल फॉर्म। तो यहां अमीनो ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, यल फॉर्म। अगर ये इस साइड में होता, कार्बोक्सिल ग्रुप इधर होता, तो इसको डी फॉर्म बोलते हैं। फिलहाल ये क्या है, यल फॉर्म। कहते हैं जितने अमीनो एसिड होते हैं एसिमेट्रिक कार्बन होना रहता ही है, वो सभी अमीनो एसिड जो नेचुरल हैं वो यल फॉर्म में पाए जाते हैं। जितने नेचुरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो डी फॉर्म में होते हैं, और जितने अमीनो एसिड नेचुरल होते हैं यल फॉर्म होते हैं। और बायोलॉजी में एक्सेप्शन तो होता ही है, तो अब कार्बोहाइड्रेट में भी एक्सेप्शन था, यहां पर भी एक्सेप्शन है। तो जितने अमीनो एसिड हो कैसे होते हैं, यल फॉर्म होते हैं। और अमीनो ग्रुप किधर होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। केवल एक ऐसा अमीनो एसिड है जहां पर एसिमेट्रिक कार्बन नहीं होता, और एसिमेट्रिक कार्बन नहीं होने की वजह से वहां पर डी फॉर्म यल फॉर्म हम शो नहीं कर सकते। उसका नाम है ग्लाइसिन। उसका क्या नाम है, ग्लाइसिन। ये इसका नाम है ग्लाइसिन। एक ग्लाइसिन अमीनो एसिड है, इसको सिंपलेस्ट अमीनो एसिड बोलते हैं। कहते हैं सबसे सिंपल अमीनो एसिड ग्लाइसिन होता है। क्यों, क्योंकि ग्लाइसिन में एसिमेट्रिक कार्बन नहीं होता। यहां एसिमेट्रिक कार्बन नहीं होता, अल्फा कार्बन नहीं होता, इसलिए यहां एसिमेट्रिक कार्बन नहीं होने की वजह से इसको डी फॉर्म यल फॉर्म नहीं बोल सकते, और यह सिंपलेस्ट अमीनो एसिड कहा जाता है। और उसका नाम क्या है, ग्लाइसिन। क्या नाम है, ग्लाइसिन। यहां एल्किल ग्रुप की जगह हाइड्रोजन आ जाता है। ये ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर बना सकते हैं आप। एक ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर है, अमीनो ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, हाइड्रोजन है। यहां पर ए नहीं है, ए अल्फा कार्बन नहीं हुआ, कायरल कार्बन नहीं होगा। तो बच्चों आई होप कि आज लेक्चर समझ में आया होगा। इसके बाद मंडे को मेरी क्लास होगी, कमिंग मंडे को आप सभी लोग जो संडे को टेस्ट होगा उस टेस्ट के पेपर को भी लेकर हम लोग बैठेंगे, और उसमें हम क्वेश्चन नंबर डिस्कस भी करेंगे और अमीनो एसिड को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सभी बच्चे संडे को जरूर टेस्ट दें, कोई भी छूटना नहीं चाहिए टेस्ट ना। सभी बच्चे सेल बायोलॉजी और लिपिड तक, अमीनो एसिड नहीं दिए हैं, लिपिड तक आप बढ़िया से तैयार करिए। और आपको इंश्योर करना है कि 90 क्वेश्चन में से 85 क्वेश्चन कम से कम आपको सभी बच्चों को सही करना है किसी भी तरीके। और ये भी गारंटी है कि जितना हम पढ़ाए हैं उससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो उतना आपको करना है। तो आपका आज का वीडियो कैसा लगा है जरूर बताइएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और इसी के बाद मंडे को हम लोग की मुलाकात फिर होगी। थैंक यू। जो टाइमिंग होगी वह ऐप पर बता दिया जाएगा कितने बजे टेस्ट होगा।